नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज हम आपको बैंकों की दुनिया में ले चलते हैं, बैंकों का परिचय कराते हैं। ये जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है उसमें बैंकों के इंट्रोडक्शन से सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो हम बहुत गहरे विश्लेषण पर न जाकर के आपको बैंकिंग की दुनिया से परिचय कराएंगे। है क्या कि प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में कितने पक्ष हैं, कहां कहां कितने प्रकार के बैंक हैं उनसे पूछे जाते हैं। मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बैंकिंग सेक्टर की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है, इससे पूछे जाते हैं। तो जब मेंस पढ़ाएंगे तो आपको हम बेसल नॉर्म्स पढ़ाएंगे, एनपीए की समस्या क्या है, एनपीए सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है, सब पढ़ाएंगे। यहां हम बैंकों का इंट्रोडक्शन देंगे। तो बैंकों के इंट्रोडक्शन से के लिए सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं बैंक कहते किसे हैं। तो जब बात इसकी आती है कि बैंक कहते किसे हैं, तो इसको हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ही परिभाषित किया गया है। भारत में बैंकों के लिए जो कानूनी प्रावधान है वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया गया है और उसमें बैंकों को परिभाषित किया गया है, बैंकों की परिभाषा दी गई है। और इसमें कहा गया है कि बैंक वह संस्थान है जो डिपॉजिट स्वीकार करेगा, यानी पैसा जमा करने जाएंगे तो पैसे को जमा करेगा, साथ साथ डिपॉजिटर यानी जमाकर्ता जब भी पैसे मांगेगा बैंक को पैसा वापस करना होगा। याद रखना, यहां जब भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई डिपॉजिटर है जिसने बैंक में पैसा जमा किया है, मान लीजिए व्यक्ति है, देखो ये गया है बैंक को पैसा दे रहा है, बैंक वाली कैसे मुस्कुरा रही है, देखो इसके दांत बाहर दिख गए हैं, इतना हंस रही है, पैसे आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जब ये मांगने जाए तो कह दे नहीं हम देंगे, आज नहीं कल आइएगा, कल नहीं परसों, ये नहीं कर सकते। यही बैंक की परिभाषा दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कि डिपॉजिटर जब भी मांगेगा उसे पैसा वापस करना होगा। बैंक को इसी संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में बैंक कितने प्रकार के हैं, अगर इनके परिचयों पर चला जाए तो भारत में जो बैंकिंग संरचना है अब ऊपर से नीचे की ओर हम चलेंगे। उसमें कॉमर्शियल बैंक है जिसे वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है, कोऑपरेटिव बैंक है जिसे सहकारी बैंक भी कहा जाता है, डेवलपमेंट बैंक है जिसे विकास बैंक भी कहा जाता है, और इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसे निवेश बैंक भी कहा जाता है। ये भारत में बैंकों के कुछ प्रकार हैं। अब थोड़ी एक एक पर बात करते हैं। जैसे हम कमर्शियल बैंक पर बात करते हैं। जब हम कमर्शियल बैंक पर बात करते हैं, वाणिज्यिक बैंक पर बात करते हैं, तो कमर्शियल बैंक दो प्रकार का होता है। एक को हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, और दूसरे को नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। हिंट दे रहा हूं, आगे इनकी परिभाषाएं भी बताऊंगा। देखो, जो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उन सभी बैंकों को हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल 2 में धारा 2 में रजिस्टर्ड हैं। यानी भारत में वे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में रजिस्टर्ड है, दर्ज है, उन्हें हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। भारत में मैक्सिमम बैंक ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही हैं। साथ साथ कुछ बैंक ऐसे हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत छोटे मोटे बैंक है, बहुत स्थानीय स्तर पर हैं, उन्हें हम गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि इनकी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कोई रोल ही नहीं है, कुल तीन ही हैं। यानी अगर हम भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रोल की बात करें, वाणिज्यिक बैंकों की बात करें, तो सबसे बड़ा रोल किसका है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का। ये तो सिर्फ 3 ही है, लेकिन है तो बस इनके बारे में जान लेना है। सबसे बड़ा रोल किसका दिख रहा है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का। अगर इनको विभाजित करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कई प्रकार के हैं। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो सबसे बड़ा सेक्शन है उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र। जितने भी आप लोग सरकारी बैंक देखते हो सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में पहला बैंक है पब्लिक सेक्टर के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
मतलब सरकार के बैंक। ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यह मोटे तौर पर तकनीकी आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, और दूसरा है नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। और दोनों मिलकर के, याद रखना, एसबीआई भी सरकारी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का ही बैंक है, और जितने अन्य बैंक है, जैसे आपको पंजाब नेशनल बैंक दिखता है, इलाहाबाद बैंक दिखता है, केनरा बैंक दिखता है, ये सारे भी सरकारी बैंक हैं, लेकिन ऑन पेपर तकनीकी तौर पर इन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। अभी आगे मिलेगा राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, राष्ट्रीयकरण क्या है, ये सब बात आप इसी क्लास में समझने वाले हो। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो दो प्रकार के हो गए, एक आपका एसबीआई हो गया और दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। साथ ही साथ कमर्शियल बैंकों में जो दूसरा है उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक, यानी वे बैंक, वे भारतीय बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं भारतीय द्वारा स्थापित, लेकिन सरकारी नहीं, प्राइवेट है। ये भी दो प्रकार के हैं, जिनमें पहला है पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक। दरअसल ये पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक वे बैंक हैं जब 1969 में इंदिरा गांधी ने भारत के सभी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, सबको सरकारी बैंक बना दिया था, तो जो छोटे मोटे बैंक थे उन्हें छोड़ दिया, और जो छोटे मोटे बैंक थे उनकी संरचना प्राइवेट ही बनी रही, उन्हें कहते हैं पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार ने कहा कि नए बैंक नहीं खुलेंगे प्राइवेट, यानी 1969 के बाद यह तय हो गया कि भारत में नए प्राइवेट बैंक भारत सरकार नहीं खोलेगी। पहले के जितने प्राइवेट बैंक थे भारत सरकार ने सबको सरकारी कर दिया, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन 69 में जब राष्ट्रीयकरण कर रही थी इंदिरा गांधी, तो जो छोटे मोटे बैंक थे उन्हें छोड़ दिया, कहा गया कि एक दो जिले में काम करते हैं बेचारे, इनको रहने दो ऐसे, तो उन्हें ही कहते हैं पुरानी निजी क्षेत्र के बैंक। यानी 69 के पहले भी ये पुराने निजी क्षेत्र के बैंक थे, 69 में सरकार ने इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया और ये पुराने ही बने रहे। 69 में जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया तो पॉलिसी बना दी कि अब भारत में प्राइवेट बैंक नहीं खोले जाएंगे, और इस पॉलिसी पर कायम रही भारत सरकार 1991 तक। 1991 में जब आर्थिक सुधार लाए गए, प्राइवेटाइजेशन लाया गया, पीएलजी पॉलिसी लाई गई, तो बैंकिंग क्षेत्र में भी लाई गई, यानी बैंकिंग क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। और 1993 में आकर के, 1993 में आकर के भारत सरकार लाइसेंस देने लगी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी कि आइए बैंक खोलिए, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक, तभी तो खोला गया। समझ में आ गई बात? तो 1993 के बाद जितने भी प्राइवेट बैंक खोले गए उन्हें कहा जाता है नए निजी क्षेत्र के बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंक। और 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, छोटे मोटे थे जो बने रहे, उन्हें कह दिया जाता है पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक। समझ में आ गई बात? इसी के साथ कमर्शियल बैंकों में दूसरी जो लिस्ट आती है उसे कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर के फॉरेन बैंक, यानी वे विदेशी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। भारत में जैसे मान लो यस बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, विदेशी बैंक है। तो भारत में जो प्राइवेट सेक्टर के जो विदेशी बैंक आज आपको दिख रहे हैं वे भी कमर्शियल बैंक के ही तहत आते हैं। और इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वह भी कमर्शियल बैंकों में ही शामिल किया जाता है। तो यह थोड़ा कमर्शियल बैंक के प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में, कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या है और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या है। तो जब हम इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो बात यह निकल करके आती है, जब हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर चर्चा करते हैं तो बात यह निकल करके आती है कि वे बैंक, कौन बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे, इनकी परिभाषा दी गई है। और कहा गया है कि वे बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे, जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में सेकेंड शेड्यूल में दर्ज होंगे, जो सेकेंड शेड्यूल में क्या होंगे, दर्ज होंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में सेकेंड शेड्यूल में क्या होंगे, दर्ज होंगे। इनकी कैपिटल कम से कम 5 लाख रखनी होगी। साथ साथ इन्हें आरबीआई को यह विश्वास दिलाना होगा, लिखित में देना पड़ता है कि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता के जो डिपॉजिटर है, जो जमा करता है, जो डिपॉजिटर है, उसके हितों का नुकसान हो, ऐसा कोई कार्य बैंक नहीं करेंगे।
यानी तीन शर्तें हैं कि इन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल में दर्ज होगा, कम से कम 5 लाख का कैपिटल लेकर के आना होगा, साथ साथ ये कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, इन्हें लिखित में देना होता है कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे यहां जो पैसा जमा करने आया है, जो जमा करता है, उसके हितों को नुकसान पहुंचे। अब जब ये आरबीआई को विश्वास दिला देते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता के हितों को नुकसान पहुंच सके, तो इन्हें आरबीआई से कुछ सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। जो आरबीआई से सुविधा प्राप्त होती है इन्हें, उसमें मेन सुविधा यह है कि आरबीआई से जो सुविधा प्राप्त होती है उसमें मेन सुविधा यह है कि यह आरबीआई से इन्हें ऋण प्राप्त होता है, यानी आरबीआई से इन्हें लोन प्राप्त होता है। ठीक, इनके बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई प्रथम श्रेणी का मानते हुए इन्हें ऋण की सुविधा देती है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आएगा मनी, ठीक, मनी मार्केट, मनी नहीं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, उसमें विस्तार से समझाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। यहां प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, बस कहा जाता है आरबीआई से जो सुविधा मिलती है उसमें आरबीआई कहती है कि आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को हम प्रथम श्रेणी का मानते हुए आपको ऋण सुविधा देंगे। साथ साथ आरबीआई कहती है आपको सीआरआर रखना होगा, एसएलआर रखना होगा इन बैंकों को। इसके अलावा इन बैंकों पर आरबीआई एक्ट 1934 तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दोनों के प्रावधान लागू हो जाते हैं या इन्हें आरबीआई से सुविधाएं मिलती है। अब अगर हम नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें कि इन्हें इनकी स्थिति क्या है भाई, इनकी वैधानिक स्थिति क्या है, तो होता क्या है कि भारत में वे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शेड्यूल कॉमर्शियल, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। चूंकि आरबीआई के शेड्यूल में शामिल नहीं हैं तो आरबीआई से इन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ये आरबीआई इन्हें उधार नहीं देती है, कहती है अपने ही पैसा कमाओ, अपने ही बिजनेस धंधा करो। कुछ लोकल एरिया बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक शामिल है इसमें। भारत में इनकी संख्या केवल 3 ही है, बहुत ज्यादा बैंकिंग की दुनिया में इनका अस्तित्व नहीं है। अब हम कहानी को वहीं लेकर के आते हैं, लेकर के आते हैं जहां से शुरू किए थे। हमने कमर्शियल बैंक के बारे में बताया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, परिभाषा समझ गए। अब हम पब्लिक सेक्टर के बैंकों की बात करेंगे, जिसमें पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा और दूसरा हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। तो आइए हम वही चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहानी इसकी शुरू होती है कि ब्रिटिश शासन के काल में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। एक को बंगाल प्रेसिडेंसी का बैंक कहा जाता था, दूसरे को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बैंक कहा जाता था और तीसरे को मद्रास प्रेसिडेंसी का बैंक कहा जाता था। 1921 में इन तीनों का आपस में विलय कर दिया गया और जब 1921 में तीनों का आपस में विलय कर दिया गया इन तीनों का, तो तीनों का विलय करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, क्या बना, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ब्रिटिश शासनकाल में इन तीनों के मिलने से बैंक जो बना वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बाद में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एक्ट लाया गया और एसबीआई एक्ट के माध्यम से भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक की हिस्सेदारी खरीद ली। भारत सरकार ने क्या किया, इंपीरियल बैंक की हिस्सेदारी खरीद ली, यानी पैसा दे दिया और कहा कि अब इंपीरियल बैंक हमारा रहेगा और उसी इंपीरियल बैंक को नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि भारत सरकार ने हिस्सेदारी डायरेक्ट खरीद ली थी, इसीलिए इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक कहा जाता है, इसीलिए इसे राज्य प्रायोजित बैंक कहा जाता है। तो एसबीआई की कानूनी स्थिति है कि यह राज्य प्रायोजित बैंक है। 1 जुलाई 1955 को यह राज्य प्रायोजित बैंक बन गया था। जब उसके बाद फिर एक कानूनी प्रावधान की बात की गई जिसे कहते हैं एसबीआई एसोसिएशन एक्ट 1955 में ही किया गया और देसी रियासतों के, जो भारत में देसी रियासतें थे, इनके बारे में पढ़ा होगा, इन देसी रियासतों के 8 बैंक हुआ करते थे, यानी राजाओं के 8 बैंक हुआ करते थे।
इन राजाओं के 8 बैंकों को भी एसबीआई का सहयोगी घोषित कर दिया गया, यानी उन्हें भी एसबीआई का एक पार्ट बना दिया गया, जिसमें था स्टेट बैंक बीकानेर, एसबीआई जयपुर, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला, त्रावणकोट। दरअसल है क्या कि यह बीकानेर रियासत का अपना बैंक था, तो उसे एसबीआई बीकानेर कह दिया गया। जयपुर के राजा का अपना बैंक था, तो एसबीआई जयपुर कह दिया गया। हैदराबाद वालों का अपना बैंक था, तो एसबीआई हैदराबाद कह दिया गया। ये सब कर दिए गए। तो 1955 में आकर के एसबीआई अस्तित्व में आता है अपने 8 सहयोगी बैंकों के साथ, और 1955 से लेकर के काम चलते रहता है। फिर एक घटना घटती है जो महत्वपूर्ण है, जानने लायक है। वो घटना घटती है 1 अप्रैल 2017 को, और 1 अप्रैल 2017 को जो एसबीआई के कुछ सहयोगी बैंक थे, यहां जो हमने देखा जो सहयोगी बैंक थे, और एक बैंक है जिसे कहा जाता है भारतीय महिला बैंक, उन सब का मूल एसबीआई में विलय कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक के जितने भी सहयोगी बैंक थे और एक बैंक था भारतीय महिला बैंक, इनका एसबीआई में विलय कर दिया गया। और आज अगर वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो एसबीआई का कोई सहयोगी बैंक नहीं है, कोई भी अब सहयोगी बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर संपत्ति मार्केट की बात की जाए, एसेट मार्केट की बात की जाए कि कितनी संपत्ति है, किस बैंक की कितनी संपत्ति है, तो भारत का जो टोटल एसेट मार्केट में है उसमें 23% की हिस्सेदारी एसबीआई की है। और भारत की अगर लोन और डिपॉजिट मार्केट की बात की जाए कि कितना लोन दिया है, कितना टोटल पैसा जमा है बैंकिंग की दुनिया में, तो 25% अकेले हिस्सेदारी एसबीआई की हो जाती है। वर्तमान में एसबीआई में भारत सरकार का शेयर 50% से अधिक है, से अन्य शेयर अन्य जगहों ने लिया है। राष्ट्रीय बैंकों की सूची में यह शामिल नहीं है क्योंकि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है। जब से इसकी स्थापना हुई उसी समय से यह राज्य के स्वामित्व के बैंक के रूप में काम करता है। दुनिया के जो शीर्ष 100 बैंक हैं उसमें एसबीआई भी शामिल है, और अगर आज की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग इसकी 55 है, 55th पोजीशन पर ये खड़ा है। ये कहानी रही एसबीआई की। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की कि आखिर राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है। तो जब हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करते हैं तो देखो, समझ में आ रही है ना बात आप सबको। अब हम देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई की बात कर लिए, अब हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करते हैं। हुआ क्या कि देश आजाद होता है, ठीक होता है देश आजाद, पता ही है। जब देश आजाद होता है तो उस समय भारत में सरकारी बैंक नहीं हुआ करते थे, उसमें प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। ब्रिटिश पूंजीपति, ब्रिटिश उद्योगपति आए थे, खोले थे, कुछ देश के लोगों ने भी खोला था, यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम थी। यानी कुल मिलाजुला करके भारत में जो जितने भी बैंक थे सारे के सारे क्या थे, प्राइवेट थे। आज जो सरकारी बैंक दिखते हैं आजादी के समय नहीं थे, आजादी के समय सारे के सारे बैंक क्या थे, प्राइवेट बैंक थे, सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे। अब चूंकि ये प्राइवेट बैंक थे तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। आजादी के बाद की स्थिति क्या थी कि इन बैंकों का देश के आर्थिक विकास से कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। इनका उद्देश्य हो गया था कि ज्यादा से ज्यादा हम व्यक्तिगत लाभ कमा लें। हालांकि ऐसे में जरूरत थी इन पर नियंत्रण की, ताकि देश के आर्थिक विकास की जरूरतों से इन बैंकों को जोड़ा जा सके। और देश की आर्थिक विकास की जरूरतों से इन बैंकों को जोड़ने के लिए एक कानून लाया गया जिसे कहा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया तो इस एक्ट के माध्यम से भारत में जितने भी प्राइवेट बैंक थे सबको आरबीआई के नियंत्रण में ला दिया गया। कहा गया कि अब जितने प्राइवेट बैंक हैं, तुम जो प्राइवेट वाले हो, तुम्हारे ऊपर हम आरबीआई को बिठा देते हैं। यहां जो आरबीआई का नियंत्रण लाया गया, इस नियंत्रण से तात्पर्य था कि इन बैंकों को आरबीआई का दिशा निर्देश मानना होगा, आरबीआई की गाइडलाइन का फॉलो करना होगा। हां,
लेकिन इनकी मूल संरचना प्राइवेट ही बनी रही, यानी ये प्राइवेट ही रहे। यानी कहा सरकार ने इस एक्ट से कि तुम प्राइवेट बने रहोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम आरबीआई को बिठा देते हैं, तुमको आरबीआई का दिशा निर्देश मानना पड़ेगा। मूल संरचना इनकी प्राइवेट बनी रही। बात 1949 के बाद आगे बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे महसूस किया गया कि आरबीआई की गाइडलाइन को मानते हुए भी ये देश के आर्थिक विकास से नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे आजादी के बाद भारत के कस्बों और गांवों की ओर बैंक ही नहीं था, तो सरकार कहती थी बैंक खोलिए, तो प्राइवेट वाले कहते थे हमारा वहां फायदा ही नहीं होगा, तो खोलते ही नहीं थे। सरकार का मानना था कि कृषि की ओर ऋण ले जाया जाए, क्योंकि सरकार हरित क्रांति लेकर के आ रही थी, और हरित क्रांति इसी पर आधारित थी कि खेती किसानी का आधुनिकीकरण किया जाए। तो खेती किसानी को लोन ही नहीं देते थे, कहते थे हमारा लोन ही डूब जाएगा। तो सरकार ने 1969 तक महसूस किया कि जो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाकर के इन पर आरबीआई का नियंत्रण स्थापित किया है, उससे बहुत कुछ काम हो नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री थी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा रुको, तुम्हें ठीक करते हैं, अपने तरीके से ठीक करते हैं। और इंदिरा गांधी का तरीका था, जब बात करने से ठीक ना हो तो ठोक के ठीक कर दो। तो इंदिरा गांधी ने वही किया। 14 जुलाई 1969 का दिन था, आपको दिख रहा होगा उस दिन के अखबार की कटिंग, द टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, और उसमें ऊपर ही लिखा है कि ये बैंक का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कि देश के 14 टॉप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 14 जुलाई 1969 को उन सभी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा पूंजी कम से कम 50 करोड़ से अधिक थे। यानी वे सारे बैंक जिनके पास जनता का जमा पैसा 50 करोड़ से अधिक था, उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक कर देते हैं। सरकार ने ले लिया, कहा अब तुम सरकारी हो। यानी वे सारे बैंक, और इनकी संख्या कुल कितनी थी, 14, जिनके पास जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थे, इनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और वही सारे 14 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाए, तो इनका हो गया राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण क्यों किया, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तमाम तर्क दिए जाते हैं। सबसे बेहतर है सरकार ने क्या कहा। तो जब राष्ट्रीयकरण किया तो प्रधानमंत्री खुद देश के सामने आई और प्रधानमंत्री ने कुछ तर्क दिया राष्ट्रीयकरण के बारे में। अगर इन तर्कों पर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण था, हम उस नियंत्रण को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था करनी जरूरी थी। ये बैंक नहीं सेक्टर में काम कर रहे थे, इसलिए भी हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। तीसरी बात इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बैंकों के प्रबंधन में कुशलता का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, और इसलिए बैंकों में जो बैंकरों और अर्थशास्त्री शामिल हैं, इन बैंकरों और अर्थशास्त्रियों के अलावा हम कृषि और लघु उद्योग से जुड़े लोगों को भी प्रबंधन में शामिल करना चाहते हैं, ताकि बैंकों में मैनेजमेंट का स्तर ऊपर उठ सके, और इसके लिए भी राष्ट्रीयकरण जरूरी था, तो हमने कर दिया। साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नए उद्यमकर्ता हैं, नए नए व्यवसाय और व्यापार चलाना चाहते हैं, बैंक उनको लोन नहीं देते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, तो इस नए उद्यमकर्ता को भी, जिनके पास पूंजी का अभाव है, उन्हें भी प्रोत्साहन देने के लिए हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। अगली बात यह कहा सरकार ने कि बैंकों के कर्मचारियों का हम बेहतर शिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देंगे, ताकि बैंक आर्थिक विकास के मुख्य धारा में लोगों की मदद कर सके। इसके लिए सरकार का नियंत्रण जरूरी है, और यही सब कारण कर करके प्रधानमंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ प्रभाव भी पड़े। जैसे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो बैंकिंग प्रणाली में लोगों का एक भरोसा जागृत हो गया कि अरे सरकार का बैंक है, सरकारी बैंक है, सरकार कहां भग के जाएगी। तो लोग अपने पास जो भी जमा पूंजी रखते थे, धीरे धीरे बैंकों में बचत जमा करने लगे। इससे बैंकों के पास पैसे की मात्रा बढ़ी, और जब बैंकों की पैसे की मात्रा बढ़ी तो सरकार ने बैंक शाखाओं का देश भर में विस्तार किया गया। इस सरकारी स्वामित्व ने बैंकों की स्थिरता को भी बढ़ाने में मदद की। भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंची, गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक पहुंची, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का न्याय संगत वितरण भी सुनिश्चित हुआ। जो सबसे मजेदार चीज थी, बड़ी चीज थी, हरित क्रांति की ये तस्वीर देख रहे हैं। हरित क्रांति मतलब क्या, देखो ये है पुरानी खेती, ये है नई खेती, यही तो हरित क्रांति थी। दो बैलों की जोड़ी की जगह ट्रैक्टर ला देना, हरित ये सिंबल है।
हरित क्रांति का मतलब क्या था कि नए किस्म के बीज, फर्टिलाइजर, खेती का मशीनीकरण, यही तो हरित क्रांति का मतलब था। तो हरित क्रांति में भी तेजी आई क्योंकि किसानों तक कृषि एग्रीकल्चर लोन ये बैंक पहुंचाने लगे। साथ साथ नए उद्यमों का प्रोत्साहन करना राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य था, तो नए उद्यमी देश के सामने आए, नए उद्यमियों तक ऋण की पहुंच सुनिश्चित हुई, कृषि को, लघु उद्योगों को, निर्यात व्यापार को ऋण मिला, जिससे इन सब का विकास हुआ। तो ये कहानी थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। यहां तक समझ गए बात को आप लोग। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी की, बैंकों के एकीकरण की, और ये कहानी अभी चल ही रही है। तब हम बात करते हैं बैंकों के एकीकरण की। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं बैंकों के एकीकरण की। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बैंकों के विलय और बैंकों के एकीकरण पर। दरअसल हुआ यूं, 1991 के आर्थिक सुधार आए और 91 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार बैंकिंग सेक्टर में भी ढेर सारे रिफॉर्म लाने लगी। आप देखेंगे कि 1993 में आकर के प्राइवेट सेक्टर को भी बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। ढेर सारे रिफॉर्म लाए गए। इन रिफॉर्मों के बाद उस 20वीं शताब्दी के अंत तक 2000 आते आते यह बात महसूस की जाने लगी थी कि बैंकिंग की दुनिया में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे होगा, क्या होगा, बड़े सुधार क्या होंगे, इसके लिए नरसिम्हन समिति पार्ट 2 बनाई गई। नरसिम्हन समिति पार्ट 2 बनाई गई 1998 में। दरअसल इसे हम पार्ट 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि 1992 में एक बार और नरसिम्हन समिति पार्ट 1 बन चुकी थी। उसने ढेर सारे सुधारों के सुझाव दे चुके थे। 1998 में फिर भारत सरकार ने नरसिम्हन समिति को बुलाया, नरसिम्हन साहब को बुलाया और कहा कि कुछ सिफारिश दीजिए। तो नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने जो सिफारिश दी, उसने कहा कि त्रिस्तरीय संरचना में विलय कर दिया जाए। यानी इंडियन बैंकिंग को पूरा का पूरा जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनको 3 स्ट्रक्चर बना दिया जाए। ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर बैंकों को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाए। एक स्ट्रक्चर ये रहे, एक स्ट्रक्चर ये रहे। इन्होंने कहा कि सभी बैंकों को आपस में मिलाओ, और मिलाओ इस कदर, सभी कौन, यहां हम पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, मिलाओ इस कदर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े बैंक स्थापित कर दीजिए। यानी सबसे ऊपर 3 बैंक स्थापित कर दीजिए जो इंटरनेशनल लेवल के हों। इंटरनेशनल लेवल होने के मायने ये आए हैं कि उन बैंकों की कैपिटल, उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी, उनके लोन देने की क्षमता, उनके पास जो डिपॉजिट आया है वह करीब करीब उतना ही हो जितना अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंकों का होता है, होना चाहिए। तो कहा कि पहले स्तर पर 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक बना लीजिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिला करके। दूसरी बात कही कि शेष 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक बनाइए, नेशनल लेवल के बैंक बनाइए। और आगे उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़ी संख्या में आप रीजनल और लोकल बैंक की स्थापना कीजिए। यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि जो अभी बैंक है, जो जितने भी सरकारी बैंक हैं, उनको मिलाकर के 3 बड़े इंटरनेशनल लेवल के बैंक बना लो और तकरीबन 8 से 10 नेशनल लेवल के बैंक बना लो। नेशनल लेवल के बैंक बना लो और भविष्य में जो भी बैंक खोलो वो छोटे छोटे खोलो, वह रीजनल स्तर पर खोलो, क्षेत्रीय स्तर पर खोलो या लोकल स्तर पर खोलो। लोकल जगह की जरूरतों को ध्यान में रख करके छोटे छोटे बैंक बनाओ। यह सिफारिश नरसिम्हन समिति ने 1998 में की थी। 1998 में इन्होंने सिफारिश तो दे दी, लेकिन इस पर कोई बहुत बात आगे नहीं बढ़ पाई। सरकार तमाम जगह उलझी हुई थी। फिर 2014 में एक समिति बनी, पीजे नायक समिति जिसे कहते हैं, जिसका नाम है पीजे नायक समिति। इस 2014 में जब पीजे नायक समिति बनी, 300 भी कहा गया कि भाई इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल सुझाव दीजिए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाए। तो इन्होंने कहा कि सरकार को जितने भी हमारे सार्वजनिक बैंक हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उन सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों का या तो विलय कर देना चाहिए या उनका निजीकरण कर देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। इन्होंने 2 विकल्प सरकार के सामने रख दिए कि या तो सबको प्राइवेट कर दो या तो सबका एकीकरण कर दो, आपस में मिला करके बड़े बना दो। ठीक, इनकी रिपोर्ट को मानते हुए 2017 में ही भारत सरकार ने एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों और बाद में भारतीय महिला बैंक, जिसका भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, इन सबका एसबीआई में विलय कर दिया।
और फिर 2018 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली आते हैं तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत सरकार ने अरुण जेटली के अधीन एक पैनल का गठन कर दिया। यानी 2018 में भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के विलय के प्रस्ताव के लिए अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि जेटली साहब आप सुझाव दीजिए कि कैसे कैसे इसके अब विलय को क्रियान्वित किया जाए। तो अरुण जेटली ने कहा, वित्त मंत्री भी यही थे, तो अरुण जेटली ने कहा ठीक है कि हम पैनल का गठन करते हैं और हम अपनी सिफारिश करते हैं। इस पैनल की सिफारिश के आधार पर पहला काम यह किया गया, भारत सरकार ने रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, इन सब का एकीकरण शुरू कर दिया। और भारत में जो आरआरबी है, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, उनकी संख्या 56 हुआ करती थी उनकी शाखाओं की, उन्हें 38 पर ला दिया। यानी आरआरबी का आपस में विलय करके, अभी आरआरबी पढ़ाएंगे भी हम, रीजनल रूरल बैंकों का आपस में विलय करके 56 से 38 बना दिया। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने एक और कदम उठाया। इसकी भी सिफारिश अरुण जेटली पैनल किया था। और जो भारत सरकार ने कदम उठाया उसमें उसने क्या किया, पब्लिक सेक्टर के 4 बैंकों का 10 बड़े बैंकों में विलय कर दिया, जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया, पीएनबी में विलय कर दिया गया, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। ये सारे के सारे सरकारी बैंक थे। वर्तमान के अगर हालातों की हम बात करें तो वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यानी 12 सरकारी बैंक हैं, जिसमें 11 को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है, नेशनलाइज बैंक कहा जाता है, और एक अलग से एसबीआई है। आपको हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि एसबीआई भले ही सरकारी बैंक है, लेकिन अपनी कानूनी स्थिति में यह स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक है, इसे नेशनलाइज बैंक नहीं कहा जाता है। तो वर्तमान में 12 है, जिसमें 11 नेशनलाइज बैंक है और एक एसबीआई है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक है। अगर इनकी बात की जाए तो एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। शेष अगर सार्वजनिक बैंकों की लिस्ट निकाली जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक, यही 12 आज सरकारी बैंकों के रूप में, सार्वजनिक बैंकों के रूप में अस्तित्व में है। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों, अब तुम जा सकते हो। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों में हमने जो चर्चा की थी, पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनकी कहानी आप लोग समझ गए। अब हम बताते हैं प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंकों की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को 2 भागों में बांटे थे, प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक और प्राइवेट सेक्टर के फॉरेन बैंक। तो पहले प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक की बात करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का इंडियन बैंक होता है, ये 2 प्रकार के हैं, एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, एक न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। ये जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये वे बैंक हैं जिनका चूंकि आकार बहुत छोटा था, उपस्थिति इनकी क्षेत्रीय थी, इसलिए जब इंदिरा गांधी 1969 में राष्ट्रीयकरण कर रही थी तो इन बैंकों को नहीं छुआ, कहा छोटे छोटे बैंक हैं, क्षेत्रीय स्तर पर उपस्थित है, इनको प्राइवेट ही बने रहने दिया जाए। उन्हीं को कहा गया कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक। जहां तक बात न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की है तो 1993 में इनकी स्थापना होती है। 1993 में भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देती है कि आइए बैंकिंग सेक्टर में आइए, पुनः बैंकों की स्थापना शुरू कीजिए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करती है भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर बैंक को अनुमति देती है। जैसे जो एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, एचडीएफसी बैंक का, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई का, यस बैंक का, सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। ये 93 से भारत में अस्तित्व में आए। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर के विदेशी बैंकों की, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर के विदेशी बैंकों की बात करते हैं तो उनके लिए आरबीआई ने स्पेशल गाइडलाइन बनाया हुआ है। आरबीआई कहती है कि भारत में जब भी कोई विदेशी बैंक बैंकिंग व्यवसाय करने आएगा तो उसे बेसल स्टैंडर्ड के अनुसार बैंकों को अनिवार्य पूंजीगत उपलब्धता का पालन करना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल स्तर पर स्टैंडर्ड का पालन करता है जिसे हम कहते हैं बेसल स्टैंडर्ड। बेसल स्टैंडर्ड
बेसल मानक भी कहते हैं। तो बेसल मानक ये तय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी पूंजी होनी चाहिए। तो आरबीआई कह रही है कि भारत में भी अगर कोई विदेशी बैंक आता है, प्राइवेट बैंक खोल ले, तो बेसल स्टैंडर्ड जितने कैपिटल की अनिवार्यता को लागू करेगा उतने कैपिटल इन्हें रखना होगा। साथ साथ इसके अलावा आरबीआई कहती है कि हमारे यहाँ बैंक खोलने के लिए विदेशी बैंकों को कहती है कि अगर भारत में आप बैंकिंग व्यवसाय करने आ रहे हो तो कम से कम 500 करोड़ की आपके पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। साथ साथ आपको हमारे प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य, जिसे हम पीएसएल कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, आरबीआई कहती है यह हमारे यहाँ 40% है। अभी आगे बता रहे हैं पीएसएल क्या है, इसका भी पालन करना पड़ता है होगा। साथ साथ सीआरएआर जो मिनिमम होगा वह आपको 10% पर बनाए रखना होगा, यानी सीआरएआर मिनिमम 10% पर बनाए रखना होगा। अगर भागीदारी की बात की जाए आज, तो भारत में कुल जो ब्रांच नेटवर्क है, जो शाखा नेटवर्क है, अर्थात जो ब्रांच की संख्या है, उसमें 1% से भी कम विदेशी बैंक हैं। यानी भारत में विदेशियों की जो ब्रांचेज हैं, टोटल भारत के टोटल ब्रांचेज में देखा जाए तो 1% से कम ही हैं। हाँ, ये सही है कि इन विदेशी बैंकों के पास लगभग कुल संपत्ति का, भारत में बैंकों की जितनी संपत्ति है उसका 7% है, और बैंकिंग की दुनिया से जितना लाभ कमाते हैं उसमें प्रॉफिट का 10% हिस्सा विदेशी बैंकों के पास है। तो ये रही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की कहानी, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो। अब बात करते हैं हम आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, आरआरबी की। देखो, आरआरबी बहुत पुराना है, पुराने उद्देश्यों के तहत गठन किया गया था। यह सही है कि आज के दौर में आरआरबी ने अपने क्लेवर बदल लिए हैं, नए रूप में हमारे आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो पुराने से लेकर के नए तक की कहानी सुनाता हूं मैं। साल था 1975, और 1975 में एक नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, नरसिम्हम वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसे नरसिम्हम कार्य समिति कहते हैं। और इसने सुझाव दी, इसी के सुझाव के आधार पर 1976 में भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को पारित किया। आरआरबी एक्ट, इसे आरआरबी एक्ट 1976 कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 कहते हैं, को पारित किया, और इसी अधिनियम के द्वारा आरआरबी की स्थापना शुरू की। जब आरआरबी की स्थापना हुई तो इसके कुछ उद्देश्य रखे गए, और उद्देश्य ये रखे गए कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना इन बैंकों का उद्देश्य होगा। हाँ, वर्तमान में थोड़ा सा बदलाव ला दिया गया है। वर्तमान में कहा गया कि अगर जरूरत पड़ने पर ये शहरी परिचालन के भी, अर्बन ऑपरेशन के लिए भी अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं। फिर भी इनका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिर्फ कृषि की ही गतिविधियां की जाती है, जहां बैंक नहीं पहुंचे थे, वहीं बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाने के लिए आरआरबी की स्थापना की गई। आरआरबी का जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि आरआरबी कभी भी पूरे देश में स्थापित नहीं किए जाते हैं। आरआरबी की जब भी स्थापना होती है तो भारत सरकार तय करती है कि भारत के किस राज्य के किस ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, उन क्षेत्रों में बैंक आरआरबी को खोल दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई राज्य है, हो सकता है उस राज्य के 4 जिले हों जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, तो उस राज्य के 4 जिलों में आरआरबी की स्थापना कर दी जाएगी। लिस्ट बनाती है भारत सरकार, राज्य सरकार से कहती है आप भी शामिल होइए, यहां पर बैंक नहीं है, आप यहां आरआरबी खोलिए। और जब आरआरबी खोली जाती है तो उस एरिया में जो प्रमुख सरकारी बैंक होता है उसी से कह दिया जाता है कि आप आरआरबी की स्थापना कीजिए। इसका मतलब है इसमें 3 लोग हिस्सा लेते हैं। जो हिस्सेदार हैं वो कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। भारत सरकार अधिसूचित करती है, राज्य सरकार के एरिया में खोला जाता है, और खोलने की जिम्मेदारी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को दे दी जाती है कि आप वहां आरआरबी की स्थापना कीजिए। अगर इनके कार्यों की बात की जाए तो आरआरबी के जो कार्य होते हैं वह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं देना है, रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन एरिया का मतलब है भारत के कस्बाई क्षेत्र। दरअसल जो गांव है, हर 10-20 गांव के बीच में एक कस्बा विकसित हो जाता है, लेकिन वो शहर नहीं है, वो अर्बन एरिया नहीं है, वो सेमी अर्बन एरिया है, क्योंकि भले ही शहर विकसित हो गया है, उसकी आर्थिक गतिविधियां आज भी खेती किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी है। तो इसका कार्य है
अब आज के हालात की हम बात करा रहे हैं। आज टोटल क्या काम करता है, तो ग्रामीण, रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, ग्रामीण यानी रूरल और अर्ध शहरी मतलब सेमी अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में इनका काम है अपनी शाखाएं खोलना। वर्तमान में यह मनरेगा मजदूरी का वितरण करते हैं, पेंशन का वितरण करते हैं, एवं जो भी सरकारी कार्य भारत सरकार ने सौंपती है उसको करते हैं। ये डेबिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, मोबाइल बैंकिंग देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से सारे जुड़ चुके हैं, साथ साथ पैरा बैंकिंग सुविधाओं को भी ये उपलब्ध करवाते हैं। अगर इनके रेगुलेशन की बात की जाए तो चूंकि इन बैंकों का कार्य क्या है, ये बैंक हमेशा कहाँ स्थापित किए जाते हैं, खेती किसानी वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि से जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसलिए इनका रेगुलेशन हमेशा नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। नाबार्ड क्या है, अभी चर्चा इसकी कर रहे हैं। अभी इतना ही जानिए कि आरआरबी का जो रेगुलेशन किया जाता है नाबार्ड के रूप में किया जाता है, लेकिन चूंकि यह कॉमर्शियल बैंक के रूप में भी काम करते हैं, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में यह दर्ज है, और चूंकि यह कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम करते हैं, एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में, कॉमर्शियल बैंक के रूप में आरबीआई के पास लिस्टेड हैं, और चूंकि आरबीआई के पास लिस्टेड हैं इसलिए इस पर आरबीआई भी अपनी मॉनिटरिंग करता है। यानी एक साथ आरआरबी पर नाबार्ड बैंक भी निगरानी रखता है और आरबीआई भी इनकी मॉनिटरिंग करता है। अगर इनकी कानूनी स्थिति देखी जाए तो अन्य बैंकों से इनकी कानूनी स्थिति अलग है। इसके लिए भारत सरकार ने अलग से नियम बनाए हैं और उसके लिए आरआरबी एक्ट 1976 को पारित किया गया था। हमने कहा था कि इनकी जो स्थापना की जाती है 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। भारत सरकार भी लिस्टेड करती है, राज्य सरकार भी, और वहाँ के जो सरकारी बैंक हैं उनको कहा जाता है आरआरबी की स्थापना करने के लिए। तो केंद्र सरकार 50% पैसा लगाती है। यहां उल्टा हो गया है, यहां है 15 और 35, 15 और 35, ये बदल चुका है। यानी जो राज्य सरकार है या 15% पैसा लगाती है तो स्वामित्व उसका है। साथ साथ जो स्पॉन्सर बैंक है, जो उस एरिया का बैंक होता है, कहा जाता है आरआरबी खोलिए, तो उसकी हिस्सेदारी 35% की होती है। अगर सर्वाधिक आरआरबी की बात की जाए तो सर्वाधिक आरआरबी एसबीआई के पास है, कुल इनकी संख्या 14 है। इनकी अगर स्पेशल गाइडलाइन है, स्पेशल गाइडलाइन ये है कि इन्हें भी सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। हाँ, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हर बैंक के लिए 40% है, लेकिन आरआरबी के लिए यह 75% है। तो याद रखिएगा, पीएसएल हर आरआरबी के लिए 75% है और हर कमर्शियल बैंक के लिए यह 40% है। तो आरआरबी के लिए स्पेशल है कि इसके लिए पीएसएल क्या है, 75% है। तो ये रही कहानी आरआरबी की। अब एक और बैंक के बारे में बताते हैं जो आधुनिक दुनिया के बैंक हैं। दरअसल ये बैंक कम है, बैंकिंग की दुनिया के सिद्धांत ज़्यादा हैं। इन्हें कहा जाता है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग या विभेदित बैंकिंग। है क्या, 21वीं शताब्दी में बैंकिंग की दुनिया में एक नई अवधारणा आई, और 21वीं शताब्दी में जो बैंकिंग की दुनिया में नई अवधारणा आई, उस अवधारणा में कहा गया कि जनता के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए, अर्थव्यवस्था में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बैंक होना चाहिए, या यूं कहिए कि अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग बैंक होना चाहिए। यानी छोटे लेवल पर अर्थव्यवस्था में जिनकी उपस्थिति है, असंगठित क्षेत्र के लोग, मजदूर, छोटे लघु सीमांत किसान, इनके लिए अलग बैंक होना चाहिए। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए अलग बैंक होना चाहिए, लघु उद्योगों के लिए अलग बैंक होना चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आया बैंकिंग की दुनिया में। इसे ही कहा गया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। अर्थात डिफरेंशिएटेड बैंकिंग अर्थव्यवस्था का, बैंकिंग की दुनिया का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि विभिन्न उद्देश्यों, ग्राहकों और काम करने के तरीके अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंक होने चाहिए, और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों, ग्राहकों और काम करने के तरीके अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों का होना ही विभेदित बैंकिंग कहलाता है। यानी ये यूनिवर्सल बैंक से अलग होते हैं। जो आप लोग एसबीआई, पीएनबी ये सब देखते हैं, ये यूनिवर्सल बैंकिंग है। यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब एक बैंक हर प्रकार का काम कर रहा है। वो गरीब को भी उधार दे रहा है, पूंजीपति माल्या को भी उधार दे रहा है, भले ही माल्या पैसा लेके भाग जा रहा है। तो हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन विभेदित बैंकिंग कहलाती है कि नहीं,
सबके हिस्से के लिए अलग अलग बैंक होगा, अलग अलग व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार ये विभेदित बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग से अलग होते हैं। भारत में इसकी जो कहानी है बड़ी पुरानी है। हुआ कुछ यूं कि 2009 में एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कमेटी बनी थी और इस कमेटी को लीड कर रहे थे रघुराम राजन, नाम सुना होगा इन्होंने आप लोगों ने। रघुराम राजन ने एक बात कही, वहां भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ढेर सारी बात कही। उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में जो रिफॉर्म करना है, उन्होंने कहा कि 100 छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। रघुराम राजन इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कमेटी में, जो भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी कि वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया जाए, इसमें रघुराम राजन आते हैं और सुझाव देते हैं कि 100 छोटे छोटे कदम उठाए जाना चाहिए। इससे भारत का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आ जाएगा और भारत का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाएगा, जैसे यूरोप और अमेरिका का है। जो उन्होंने छोटे छोटे सुधार के 100 कदमों की बात की, उसी को कहा गया 100 स्मॉल स्टेप्स। ये 100 स्मॉल स्टेप्स, जब इन्होंने अपने 100 स्मॉल स्टेप्स में 100 छोटे छोटे कदमों की बात की, उन्हीं कदमों में एक कदम इन्होंने कहा था कि भारत को डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए, विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए। जनता के अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। ये बात पहली बार रघुराम राजन स्मॉल 100 स्टेप्स में कहते हैं। इसके बाद 2000 इन्होंने बात कह दी, बात चर्चा में भी चली, लोगों ने तारीफ भी की। फिर 2013 में आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया और डॉक्यूमेंट का नाम था भारत में बैंकिंग संरचना द वे फॉरवर्ड। ठीक, भारत में बैंकिंग संरचना द वे फॉरवर्ड एक रिपोर्ट प्रकाशित की और आरबीआई ने ये 100 स्मॉल स्टेप्स की तारीफ की और कहा हां, भारत को इस ओर बढ़ना चाहिए और हम इस ओर बढ़ेंगे। बाद में इसी 2013 में नचिकेता मोर समिति गठित की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, वित्तीय समावेशन पर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जो नचिकेता मोरे समिति गठित की गई थी, इस नचिकेता मोरे समिति ने भी कहा कि भारत को विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए। यानी रघुराम राजन भी कह रहे हैं, नचिकेता मोर भी कह रहे हैं, आरबीआई भी कह रही है, सब लोग कह ही रहे हैं। और 2014 आते आते आरबीआई ने कहा कि हम, अब पेपर पर आकर के आरबीआई कह रही है कि हाँ, हम अर्थव्यवस्था में सोर्स ऑफ फंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं और इस सोर्स ऑफ फंडिंग को बढ़ाने के लिए हम भारत में विभेदित बैंकिंग, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की शुरुआत करते हैं। और इसी के तहत आरबीआई ने प्रस्तावना की कि भारत को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक की ओर बढ़ना चाहिए। तो 2015 में भारत में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना कर दी गई। साथ साथ एक और बैंक, जिसे होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक कहा जाता है, इस पर बात जारी करने के लिए मसौदा प्रस्तावित कर दिया गया। 2017 में कहा गया कि यह बैंक आगे बनेगा। यानी हमारे पास काम करने वाले 2 बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक। तो एक एक की बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, जिसे हम लघु वित्त बैंक कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, एसएफबी इसको कहते हैं, एसएफबी कहते हैं। ठीक, यह जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, यह क्या है? इनकी स्थापना 2015 में की जाती है। अब इनको एग्जाम में कैसे फैक्चुअल सवाल पूछेंगे, उसी के हिसाब से मैं टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ाता हूं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जितने एस्पेक्ट से सवाल बनते हैं, उसी एस्पेक्ट से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर बात पूछी जाए कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या है, तो यह भी एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, यानी यह भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। यह भी क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, लेकिन यह भारत में किसका हिस्सा है? यह भारत में विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है, यह भारत में डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का हिस्सा है। ठीक, इनका उद्देश्य क्या है?
अगर इनका उद्देश्य ही समझ जाओगे कि यह कैसे विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है, तो इनका उद्देश्य है कि जो लघु व्यवसायिक इकाइयां हैं, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट हैं, उनको लोन देना, समझना, बड़ों को नहीं, छोटे छोटे को लोन देना है। जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, इनको लोन देना। जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको लोन देना। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, सड़क पर कोई मोची जूता सिल रहा है, कोई ठेले वाले समोसा पकौड़े बना रहा है, कोई सब्जी की दुकान खोला है, ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, इनको लोन देना। यानी इन छोटे छोटे अर्थव्यवस्था के सेगमेंट को लोन देने के लिए इनकी स्थापना की गई, ताकि भारत में वित्तीय समावेशन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाया जाए। अब इनके उद्देश्यों से ही जान लो कि ये कैसे डिफरेंशिएट बैंक है। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का सिद्धांत क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए हम बैंक बनाएंगे। अगर कोई छोटा क्षेत्र है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या कह रहा है कि हम स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को लोन देंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देंगे, हम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन देंगे, हम छोटे, बहुत छोटे लघु सीमांत किसानों को लोन देंगे, यानी इनके लिए काम करेंगे। हो गए कि नहीं हो गए ये डिफरेंशिएट बैंकिंग का हिस्सा? तो हो गए, ऐसे ही हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी कानूनी स्थिति की बात की जाए, यूपीपीसीएस फैक्ट बहुत पूछता है और इनकी कानूनी स्थिति बहुत अजीबोगरीब है, तो एक एक फैक्ट आपको याद रखना होगा। अगर कानूनी स्थिति की बात की जाए तो यह कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्ज है, पहली बात। दूसरी बात, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी इन्हें बैंकिंग लाइसेंस दिया गया है। और तीसरी बात, आरबीआई एक्ट 1934 से ये क्या होते हैं, संचालित होते हैं। अगर इनकी पात्रता की बात की जाए, इनकी पात्रता की बात की जाए कि कौन यह बैंक खोल सकता है, तो आप हम में से कोई भी व्यक्ति इस बैंक की स्थापना कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट इसकी स्थापना कर सकता है, कोई ट्रस्ट इसकी स्थापना कर सकता है, कोई सोसाइटी इसकी स्थापना कर सकती है। साथ साथ कोई एनबीएफसी जो पहले से कार्य कर रही है, या कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पहले से कार्य कर रहा है, या कोई लोकल एरिया बैंक है वो भी पहले से कार्य कर रहा है, वो भी चाहे तो अपने आप को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में रूपांतरित कर सकता है, अपने आप को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में तब्दील कर सकता है। 2019 में आरबीआई ने ऑन टैप फैसिलिटी की शुरुआत की। ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब होता है कि साल भर में जब आप चाहिए आइए, हमारी शर्तें पूरी कीजिए, लाइसेंस लेकर के जाइए। पहले केवल लाइसेंस अप्रैल के महीने में जारी किए जाते थे, लेकिन 2019 से आरबीआई ने कह दिया कि हम ऑन टैप फैसिलिटी को ले आ रहे हैं, अर्थात पूरी साल हम लाइसेंस देंगे। अब ये तो बात हो गई कि कौन कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आरबीआई एक शर्त रखी है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी सोसाइटी आ सकती है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में काम कर सकती है, लेकिन शर्त होगी कि ये जो व्यक्ति होगा, चाहे ये सोसाइटी या कॉर्पोरेट का जो चीफ होगा, जो बैंक खोलेगा तो बैंक का प्रमोटर कहलाएगा, इस प्रमोटर के लिए कम से कम 10 वर्ष का वित्तीय क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य है। साथ साथ प्रमोटर के अलावा जो अन्य शेयर होल्डर्स होंगे, उनमें किसी का हिस्सा 10% से अधिक नहीं होगा। यानी मान लीजिए 6 लोग मिलकर के स्थापना करते हैं, तो इसमें जो एक मेन होगा, एक प्रमोटर होगा, शेष जो 5 लोग होंगे, किसी का भी शेयर 10% से अधिक नहीं हो सकता है। इनका शेयर मैक्सिमम 10 होगा या उससे कम होगा। इसके साथ साथ भारतीय और विदेशी दोनों स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल सकते हैं। इनका पेड अप कैपिटल कम से कम 100 करोड़ रुपए होगा, यानी आप 100 करोड़ रुपए लाइए तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोलने जाइए। आरबीआई का रेगुलेशन कहता है कि सीआरआर और एसएलआर रखेंगे। इनके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल 75% रखा गया है, और कहा गया है कि जो टोटल ये लोन देंगे उसका 50% 25 लाख तक का ही देंगे। यानी मैक्स जितना लोन देंगे उसमें 50% लोन तो जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन शेष 50% की राशि जो होगी किसी भी एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए से अधिक नहीं देंगे। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो कम से कम स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों को कहा गया है कि आपकी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी अनिवार्य है। अगर डिपॉजिट की बात की जाए, जमाओं की बात की जाए, तो ये सभी प्रकार की डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड भी जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। साथ साथ यह गैर जोखिम
यानी नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क की जितनी भी सेवाएं हैं, वाई वाली सेवाएं दे सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की बिक्री कर सकते हैं, पेंशन उत्पाद, बीमा उत्पाद का वितरण कर सकते हैं। भारत में कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 10 हैं। अगर कुछ की बात की जाए, कुछ बड़े फेमस हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस पंजाब में है, उज्जीवन कर्नाटक में है, उत्कर्ष यूपी में है। ये सब बड़े अच्छे फाइनेंशियल बैंक, काम करने वाले बैंक हैं। ठीक इसी प्रकार 2015 में ही एक और फाइनेंशियल बैंक, एक और डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की शुरुआत की गई थी, एक और विभेदित बैंकिंग की शुरुआत की गई थी, जिसे पेमेंट बैंक कहा गया था। अगर इस पेमेंट बैंक की बैकग्राउंड की बात करें तो जो विभेदित बैंकिंग में जितनी बात है सब तो आ जाएगी। इसका भी जिक्र ए स्मॉल 100 स्टेप्स में रघुराम राजन ने किया था, नचिकेता मौर्य ने किया था, आरबीआई ने अपनी द वे ऑफ फॉरवर्ड वाले में इसकी भी लिस्ट की थी। इसकी चर्चा एक जगह अलग से भी हुई थी। हुआ क्या कि व्यापक वित्तीय सेवाओं की एक समिति बनाई गई थी 2013 में, और इसके भी अध्यक्ष थे नचिकेता मौर्य। इन्होंने भी पेमेंट बैंक की सिफारिश की थी, और ये समिति बनाई गई थी कि जो छोटे व्यवसायी हैं और कम आय वाले परिवार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो लो इनकम ग्रुप फैमिली हैं, इनको वित्तीय क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए यह समिति बनी थी। तो इनको शामिल करने के लिए इस समिति नचिकेता मौर्य थे। नचिकेता मौर्य ने कहा कि एक नए किस्म के विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ा जाए और पेमेंट बैंक की स्थापना कर दी जाए। पेमेंट बैंक की जब स्थापना की गई तो कहा गया कि कोई भी बैंक पेमेंट बैंक हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह पेमेंट बैंक है, कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा जमा करने जाएगा और डिपॉजिट देगा, यानी आप जाएंगे पेमेंट बैंक में पैसा जमा कर देंगे। जब खोला गया तो कहा गया था कि 1 लाख से अधिक जमा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है एक बार में। वर्तमान में इसका 2 लाख हो गया है, यानी पेमेंट बैंक मैक्सिमम जमाएं कितनी स्वीकार कर सकता है, 2 लाख हो गया है। ठीक, अब पेमेंट बैंक यहां एक मामले में अन्यों से अलग हो जाता है। हर बैंक में व्यवस्था यह है कि लोगों का पैसा जमा करेंगे तो लोगों को लोन भी देंगे, लेकिन पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता, कर्ज नहीं दे सकता है। तो भैया जो पेमेंट बैंक खोलेगा, लोगों का डिपॉजिट स्वीकार करेगा, तो कमाई कहां से करेगा? तो कहा गया आप कमाई करोगे, लेकिन आप लोन देके नहीं कमाई करोगे। कहा गया पेमेंट बैंक को कि पेमेंट बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उस पैसे का 75% पेमेंट बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना होगा, और 25% किसी बैंक की, अन्य बैंक की एफडी खरीद करके रख लेनी होगी। यहां से आप फायदा कमाओगे और जो पैसा डिपॉजिट जमा किया है डिपॉजिटर, उसको इंटरेस्ट चुकाओगे। तो यही बात एक शुरू हो जाती है, यही बात ठहर जाती है कि आखिर ये बैंक लोन क्यों नहीं दे सकता। दरअसल होता क्या, इस बैंक को लोन देने से इसलिए मना किया गया है कि पेमेंट बैंक में जो पैसा जमा करने वाले लोग होते हैं बहुत छोटे आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं, और बैंक का हर लोन रिस्की होता है। सरकार चाहती है कि ये इतने छोटे लोग हैं कि इनको हम रिस्क में न डालें। सरकार चाहती है इनका पैसा जो बैंक के पास आए 100% सेव रहे। तो 100% पैसा गवर्नमेंट से सिक्योरिटी और एफडी में सेव रहता है, इसलिए पेमेंट बैंक को कहा गया लोन नहीं दे सकते हैं, आप यहां निवेश करेंगे। अब जब पेमेंट बैंक खोला गया तो कुछ विदेश उद्देश्यों के साथ खोला गया। जैसे कहा गया कि ये छोटे बचत खाते खोलेंगे, ठीक, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स खोलेंगे, छोटे छोटे बचत खाते खोलेंगे। जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो अपने गांव से दूर जाकर, जो माइग्रेट लेबर हैं, वे जाकर के बाहर जो कमाते हैं, घर पैसा भेजना होता है इसी बैंक के थ्रू भेज देते हैं। जो लो इनकम ग्रुप वाले फैमिलीज हैं उनका पैसा जमा होगा। जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं उनका पैसा जमा होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उनका पैसा जमा होगा। इन सभी को डिपॉजिट और पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, यानी आइए पैसा जमा कीजिए, जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप पैसा ले लीजिएगा। स्पेशली इन्हीं के लिए इन्हें खोया गया। अगर कानूनी स्थिति की बात देखी जाए, कुछ वैसा ही है जैसा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का था, लेकिन एक मामले में अलग है। इसे कंपनी एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज किया गया है। साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 के भी प्रावधान इस पर लागू होते हैं। अब बात वही आप करेंगे कि कौन बैंक खोल सकता है, तो कोई भी एनबीएफसी, कोई भी मोबाइल टेलीफोन कंपनी, कोई भी सुपरमार्केट चेन, कोई भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्था या कंपनियां
पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि केवल भारतीय नागरिक ही खोल सकते हैं, विदेशी लोग पेमेंट बैंक नहीं खोल सकते हैं। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो ये डिमांड डिपॉजिट को स्वीकारता है, सेविंग डिपॉजिट को स्वीकारता है, करेंट डिपॉजिट को स्वीकारता है, फिक्स्ड डिपॉजिट को स्वीकारता है, टर्म डिपॉजिट को स्वीकारता है। हाँ, रिकरेंट डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जाकर के पेमेंट बैंक में रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोल सकता। रिकरेंट डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप बैंक में अकाउंट खोल दीजिए और कहते रहिए हर महीने हम कुछ पैसा जमा करते रहेंगे या हमारी तनख्वाह से कटते रहेगा। बेसिकली सरकारी नौकरी वाले रिकरेंट डिपॉजिट खोलते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है सरकारी वाले ही खोलेंगे, क्योंकि सरकारी वालों की आय फिक्स रहती है, तनख्वाह आती है तो खोलते रहते हैं। तो चूंकि यहाँ ये बहुत छोटे यूनिट के लिए कहा गया कि रिकरेंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिपॉजिट किया जा सकता है एक बार में। एनआरआई जमा ये नहीं स्वीकारते हैं, जो एनआरआई लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं उसको पेमेंट बैंक में नहीं लिया जाता है। अगर बिजनेस की बात देखी जाए तो 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना होगा, 25% 25% किसी बैंक की एफडी में निवेश करना होगा। एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि जब उधार देते ही नहीं है तो क्रेडिट कार्ड क्या जारी करेंगे। इन्हें सीमा पार ट्रांजैक्शन लेने की अनुमति है, यानी भारत का कोई श्रमिक भारत के बाहर काम उम करने गया है तो वहां से अनुमति लेने की अनुमति है। यह मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पाद बेच सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी अनिवार्य है कि इन्हें भी अपनी 25% शाखाएं गैर बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी। यह है पेमेंट बैंक की बात। अब आगे अगर हम आरबीआई मापदंडों की बात करें तो सीआरआर और एसएलआर इन्हें भी रखने होंगे। सीएआर मापदंड अन्य बैंकों से अलग है क्योंकि यह बैंक मार्केट रिस्क से अधीन नहीं है। एनबीएफसी की तरह व्यापार करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना ये नहीं कर सकते हैं। साथ साथ कहा गया कि जो पेमेंट बैंक है, जो भुगतान बैंक है, इन्हें अपने नाम के आगे भुगतान शब्द लगाना होगा। अब यहाँ 1-2 शब्द आया होगा कि जैसे सीआर मापदंडों के मामले में, सीएआर मापदंडों के मामलों में अन्य बैंकों से अलग है। ये सब मेंस के टॉपिक है, सीएआर क्या है, सीआरएआर क्या है, यहाँ इनको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स में इनके फैक्ट जानने हैं। तो यहां सिर्फ इतना ही जान लीजिए, क्योंकि अभी सीएआर ओपन करने लगूंगा तो मुझे आधे घंटे सीएआर आपको बताना पड़ेगा, वो प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। एनबीएफसी की तरह सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। बस यहां आपको फीचर जाना है। हाँ, इनका सीएआर अलग है, ये एनबीएफसी कंपनी की स्थापना कर पाती है, ये नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो ये सिर्फ फैक्ट जानिए, जब आप लोग का प्रीलिम्स हो जाएगा तो यही टॉपिक जब मेंस में पढ़ाऊंगा तो सीएआर क्या है, सीआरएआर क्या है, सीआरडब्ल्यूएआर क्या है, इन पर विशेष से बात होती है। अगली बात कही गई है कि जो भी पेमेंट बैंक हैं उन्हें अपने नाम के आगे पेमेंट बैंक या भुगतान शब्द का प्रयोग करना ही होगा। अगर उदाहरणों की बात करें तो आरबीआई ने ढेर सारे पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया है। देखो कैसे अपने नाम के आगे लगाते हैं, जैसे आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक लगा रहे हैं ना पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सारे अपने नाम के आगे पेमेंट बैंक लगा रहे हैं, तो इन्हें पेमेंट बैंक तो ये हो गया। साथ साथ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में हमने कहा कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के सिर्फ छोटे क्षेत्र के लिए ही बैंक होगा, अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों के लिए भी बैंक होगा, ठीक। और जो अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों के लिए बैंक होगा यह भी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का हिस्सा है। कई लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का मतलब यह होता है कि सिर्फ छोटे क्षेत्रों के लिए बैंक नहीं, हर क्षेत्र के लिए अलग बैंक। तो जब छोटे क्षेत्रों के लिए अलग बैंक खोलोगे तो बड़े क्षेत्र के लिए भी तो अलग बैंक खोलना होगा, जिसे 500 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़, 2000 करोड़ लोन की जरूरत पड़ती होगी। और ये कौन से क्षेत्र हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, या बड़े बड़े कारपोरेट हैं, या मीडियम स्तर के इंटरप्राइजेज हैं, मध्यम उद्यम हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं। तो 2017 में बात की गई कि चलिए अर्थव्यवस्था के छोटे स्तर के लिए तो हम बैंकों की स्थापना कर रहे हैं, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था के बड़े सेक्टर के लिए भी हम बैंक की स्थापना करें। और डिफरेंशिएट बैंकिंग की ओर भारत ने कदम बढ़ाया, नाम रखा होलसेल एंड लॉन्ग टर्म
बैंक, जिसे थोक एवं दीर्घावधि वित्त बैंक कहा जाता है, 2017 में आरबीआई ने मसौदा जारी किया। बहुत जल्दी ये आपके सामने व्यापक लेवल पर देखेंगे। और इन्हें कहा गया कि यह बड़े स्तर के बैंक होंगे या छोटे छोटे लोगों को लोन नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देंगे, बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाओं, बंदरगाह परियोजनाओं, एयरपोर्ट इत्यादि को लोन देंगे, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को लोन देंगे, कारपोरेट सेक्टर को लोन देंगे, तथा लोन देने वाली जो अन्य संस्थाएं हैं उनको रिफाइनेंस करेंगे। यानी मान लो इन्होंने 500 करोड़ एसबीआई को दे दिया और कह दिया कि जाओ जेपी ग्रुप को दे दो, सड़क बनाने वाली कंपनी है उसको दे दो। समझ में? इसे कहते हैं रीफाइनेंस करना। मान लीजिए कर्नाटक में कोई कंपनी सड़क बना रही है, उसे 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन की जरूरत है और वो होलसेल वो लोन मांगने चाहती है, तो वो आएगी एसबीआई के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास या पीएनबी के पास, जो बैंक होंगे। अब वह बैंक बात करेगा होलसेल और लॉन्ग टर्म बैंक से, तो होलसेल और लॉन्ग टर्म बैंक कहेगा तुम उनको पैसा पास कर दो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं। यानी मेन लोन कौन दे रहा है? होलसेल एंड लॉन्ग टर्म बैंक, लेकिन माध्यम बना ले रहा है जो वहां पर स्थानीय बैंक है उसको, ताकि इसको अपनी शाखाएं न खोलनी पड़े। तो यह लोन देने वाली अन्य संस्थाओं को भी जरूरत पर रिफाइनेंस करेंगे। कोई भी कंपनी कारपोरेट यह बैंक खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर ही इस बैंक को खोलेगा, सरकार नहीं खोलेगी। लेकिन जब भी कोई कंपनी कारपोरेट इस बैंक को खोलना चाहेगा तो मिनिमम कैपिटल 1000 करोड़ लेकर के आना ही होगा। 1000 करोड़ से कम से बैंक नहीं खुलेंगे। तो ये रहा आपका डिफरेंशिएटेड बैंक की कहानी। अब आपको लेकर के चलते हैं हम कोऑपरेटिव बैंकों की ओर, सहकारी बैंकों की ओर, सहकारिता की। तो चलिए बात करते हैं सहकारी बैंकों की, कोऑपरेटिव बैंकों की। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सरकारें करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, तो इनकी स्थापना की जिम्मेदारी राज्यों को होती है। राज्य सरकारें स्थापित करती हैं। राज्य सरकारें ही प्रारंभिक पूंजी भी उपलब्ध कराती हैं, यानी पैसा भी उपलब्ध कराती हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इनके संरचना की बात की जाए, तो किसी भी राज्य में, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है तो जो उसका हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा? लखनऊ में। तो जो हेड ऑफिस होता है सहकारी बैंकों का, उस हेड ऑफिस को कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। और हेड ऑफिस के अलावा फिर हर जिलों में कार्यालय होते हैं, हेड कार्यालय। तो हर जिलों में जो कार्यालय होते हैं उन्हें कहीं कहीं जिला सहकारी बैंक कहते हैं या केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। फिर जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इन सहकारी बैंकों की शाखाएं होती हैं, जिसे प्राथमिक ऋण समितियां कहा जाता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। यह इनका थ्री स्तरीय संरचना है, अर्थात बैंक एक ही है लेकिन तीनों लेवल पर, हेड ऑफिस के लेवल पर इसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, और जो इनकी शाखाएं होती हैं उन्हें बैंक शाखाएं न कह करके प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज कहा जाता है, प्राथमिक ऋण समितियां कहा जाता है। अभी इसी बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि भारत की तकरीबन जितनी भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है सहकारी बैंकों की, पूरे देश में उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। केंद्र सरकार इस बजट में इस प्रावधान को भी लेकर के आई है। यानी एक ही सहकारी बैंक है और अपने अलग अलग लेवल पर उसका अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके नीचे वाले को क्या नाम दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे नीचे वाले को प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। यह है इनकी संरचना। यह जो सहकारी बैंक होता है वह कृषि से जुड़े हुए कार्यों को ऋण देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में लोन देंगे, पशुपालन के लिए लोन देंगे, मछली पालन के लिए लोन देंगे, इनके लिए लोन देंगे। इनके ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनका रेगुलेशन आरबीआई से किया जाता है, क्योंकि भाई बैंक का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मैनेजमेंट होता है वह कौन करती है? तो मैनेजमेंट हमेशा इनका स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि राज्य सरकार ही तो स्थापना कर रही है, वही तो पैसा दे रही है। तो रेगुलेशन आरबीआई करती है, प्रबंधन राज्य सरकारें करती है। इनकी अगर बात करें तो इन्हें भी जो कहानी सीआरआर और एसएलआर की है,
ये जो कहानी सीआरआर और एसएलआर की है, सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है, लेकिन इनके लिए आरबीआई कभी कभी अलग से मापदंड बना सकता है। साथ साथ रेपो विंडो की यानी रेपो रेट पर लोन की तथा एमएसएफ विंडो की, यह एमएसपी नहीं है एमएसएफ है, तथा एमएसएफ विंडो की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की भी सुविधा इन्हें मिलती है। लेकिन यह दोनों सुविधा सभी सहकारी बैंकों को नहीं मिलती है, बल्कि कुछ चयनित श्रेणी के सहकारी बैंकों को ही मिलती है। तो ये आरबीआई से रेपो विंडो के तहत रेपो रेट पर उधार ले सकते हैं, एमएसएफ रेट पर उधार ले सकते हैं, लेकिन गौर करना सभी सहकारी बैंक नहीं, कुछ चयनित सहकारी बैंकों को ये सुविधा देती है आरबीआई, और जिनकी लिस्ट जारी करती है उन्हें ही ये सुविधा प्रदान करती है। जहां तक लोन की बात है, तो जब भी कोई कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने आता है तो जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है, अन्य को लोन नहीं दिया जाता है। साथ साथ इनके मैनेजमेंट का जो चुनाव होता है, इनके प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो वोटिंग से होता है। तो जो वोटिंग का राइट होता है वह हर कोऑपरेटिव के मेंबर के ही पास होता है। हर कोऑपरेटिव को जो फार्मर मेंबर होते हैं, किसान होते हैं, वही वोट देकर के अध्यक्ष का काम चुनते हैं। जहां तक बात पीएसएल की है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की है, तो पीएसएल मापदंड सिर्फ शहरी सहकारी बैंकों के पास के लिए रखा गया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए पीएसएल मापदंड नहीं रखे गए हैं। इसलिए नहीं रखे गए हैं क्योंकि पीएसएल मापदंड में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्षेत्र को ज्यादा लोन देंगे, तो ऑलरेडी खुद ही ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए पीएसएल के मापदंड को रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंकों की, विकास बैंकों की। दरअसल होता है किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, अगर इकोनॉमी को आपको गति देनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अलग से लोन की व्यवस्था करनी होगी, इंडस्ट्री के लिए व्यवस्था करनी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए व्यवस्था करनी होगी, और इनमें अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इनके लिए चाहे इंफ्रा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन की व्यवस्था करनी पड़ती है, लंबे समय के पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है कि उधारी दीजिए, बड़ा पैसा दीजिए, ज्यादा समय के लिए दीजिए, 10-5 साल के लिए दीजिए, और ये बड़ा पैसा और ज्यादा समय के लिए पैसा के लिए अलग से बैंकों की जरूरत होती है, और डेवलपमेंट बैंक इन्हीं की जरूरत को पूरा करते हैं। यानी जो डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया वह इसी बात को ध्यान में रख के लाया गया कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए, इंफ्रा के विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विकास के लिए लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होगी, और इस लॉन्ग टर्म फंड को देने के लिए अलग से बैंक बनाए जाएंगे जिसे कहा गया डेवलपमेंट बैंक। इस डेवलपमेंट बैंक को कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। ये सारे के सारे लोग इंफ्रा, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर नहीं, इंफ्रा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये गलत टाइप हो गया है, यानी ये लोग इंफ्रा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर को लंबे समय का लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करते हैं। ठीक, पहले इसका जो कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के रूप में आईडीबीआई बनाया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में। लेकिन हुआ क्या कि एच.एस. खान समिति बनी थी, आरबीआई ने बनाया था 1997 में, और एस.एस. खान समिति ने कहा था कि आप अपने कुछ डेवलपमेंट बैंक को यूनिवर्सल बैंक में तब्दील कर दीजिए। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को यूनिवर्सल बैंक में तब्दील कर दिया गया, और आज जो आपके सामने आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल बैंक बन चुकी है। लेकिन पहले सिर्फ डेवलपमेंट बैंक ही हुआ करती थी, सबके लिए काम नहीं करती थी। अब इन्हीं डेवलपमेंट बैंक में कुछ फेमस बैंकों का उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे एक बैंक है एग्जिम बैंक, जिसे हम भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं। इसका नाम है एग्जिम बैंक। यह विशेष करके आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों में ही लोन देता है। इसकी स्थापना की गई थी, एक एक्ट लाया था जिसे कहा गया था इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट 1981, 1981, भारतीय आयात निर्यात अधिनियम 1981 लाया गया था, जिसे एग्जिम एक्ट भी कहते हैं। जिसे हम एग्जिम एक्ट भी कहते हैं। तो एग्जिम एक्ट
1981 लाया गया था और इसी एग्जिम एक्ट 1981 को पारित होने के बाद 1982 में 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसका एम है, जो एम रखा गया वो ये था कि चाहे विदेशी व्यापार हो, इसका एम रखा गया था कि चाहे विदेशी व्यापार हो, चाहे विदेशी व्यापार हो या विदेशों में निवेश करना हो, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक बैंक चाहिए और इसीलिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। भारतीय कंपनियां जब विदेशों में व्यापार करने जाती हैं एवं भारत से कुछ निर्यात करने जाती हैं तो उसमें सहायता देने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। जो मेन फोकस है एग्जिम बैंक का, अगर हम आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी आयात को ऋण देना इनका काम है, निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन को ऋण देना इनका काम है। यानी मान लो अगर कोई कंपनी है, कोई ऐसी तकनीकी बाहर से खरीदना चाहती है जो उसके उत्पादन को बढ़ाएगी, दुनिया में बड़ा एडवांस है, उससे देश का व्यापार बढ़ेगा, तो एग्जिम बैंक उसको लोन देता है। अगर कोई ऐसा व्यापारी है जो उन वस्तुओं के उत्पादन कर रहा है भारत में जिसका सिर्फ विदेशों में निर्यात होगा, तो वो लोन लेने के लिए कहां चला जाएगा? एग्जिम बैंक के पास, क्योंकि उसका काम आयात निर्यात से जुड़ा है। साथ साथ प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, मतलब बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए अगर निर्यात का मामला है, उसके लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए लोन की जरूरत है तो प्री शिपमेंट, बंदरगाह पर लोडिंग करके विदेश पहुंचाना है उसके लिए जो लोन की जरूरत है उसे पोस्ट शिपमेंट कहते हैं। साथ साथ विदेशों में इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोन देता है। अगर भारतीय निर्यातक, इंडियन एक्सपोर्टर किसी नए भूभाग में कदम रख रहा है, किसी नए देश में जा रहा है बिजनेस करने, तो उसके लिए भी मार्केटिंग इत्यादि करने में ढेर सारी मदद एग्जिम बैंक करता है। साथ साथ कोई एक्सपोर्टर है जो विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी उसकी एग्जिम बैंक मदद करता है। एग्जिम बैंक ने अभी हाल में एक दो प्रोग्राम बहुत बढ़िया सुविधाएं शुरू किया, जैसे इसने एक बायर क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया एग्जिम बैंक ने। एग्जिम बैंक का प्रोग्राम है बायर क्रेडिट प्रोग्राम। इस बायर क्रेडिट प्रोग्राम में एग्जिम बैंक क्रेडिट की सुविधा देता है, लोन का कार्यक्रम है, लेकिन सबको नहीं। किसको? विदेशी खरीदारों को। मान लो यह कोई विदेशी खरीदार है, यह भारत में आ रहा है, भारत से वस्तुएं खरीद रहा है और विदेशों में फिर ले जाकर निर्यात कर रहा है, और विशेष करके उन वस्तुओं को खरीद रहा है जिसका उत्पादन इंडियन एसएमई करती है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करती है, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा ना। तो एग्जिम बैंक कहता है कि अगर ऐसा कोई है जो भारत की एसएमई से सामान खरीदेगा और निर्यात करेगा बाहर ले जाकर के, उसको भले ही विदेशी है लेकिन देश में लोन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत इसको हम क्रेडिट देंगे, लोन देंगे, ताकि हमारे देश के उद्योगों का विदेशों में निर्यात बढ़े। इसके अलावा एग्जिम कुछ वित्तीय सेवाएं देता है। जैसे मान लो अगर कोई इंडियन कंपनी है, वह किसी फॉरेन मार्केट में जाती है व्यापार करने के लिए, तो जब इंडियन कंपनी जाती है फॉरेन मार्केट में व्यापार करने के लिए तो उसको ढेर सारी मार्केट एडवाइजरी सर्विस देता है, यानी बाजार के संबंध में ढेर सारी सुविधाएं और सलाह कार्यक्रम देता है। जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है, यह जाती है फॉरेन मार्केट में, तो उस कंपनी को पार्टनर तलाशना होगा अपने व्यापार के लिए, या अपने बायर्स खरीदना होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? या बायर्स मतलब अपने खरीदार खरीदना होगा, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति करनी होगी। तो अगर कोई इंडियन कंपनी किसी विदेश में जा रही है, कह रहे भाई हमारे लिए पार्टनर ढूंढ दो, हमारे लिए खरीदार ढूंढ दो जो थोक भाव पर हमारा सामान खरीद लें, हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लो, तो इसके लिए एग्जिम वित्तीय सेवाएं देता है। उसको पार्टनर ढूंढने में, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में, उसको थोक के खरीदार ढूंढने में भी एग्जिम मदद करता है। साथ साथ एग्जिम कुछ रिसर्च और एनालिसिस की भी सुविधाएं दे रहा है। बड़ी मजेदार ये सुविधाएं हैं। जैसे किसी देश में निवेश करने से पहले एग्जिम उस देश का अध्ययन करता है। अगर कोई भारतीय कंपनी कहती है कि हम किसी देश में निवेश करने जा रहे हैं, तो एग्जिम जिस देश में निवेश करने वो कंपनी जा रहे हैं उस देश के आर्थिक हालात का अध्ययन करता है, ग्लोबल इकोनॉमी के हालात करता है, उस देश में इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क है इसका अध्ययन करता है, और अपने देश के निर्यातकों को सलाह देता है कि कब उचित समय है, कब क्या करना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है। साथ साथ 2016 से एक स्कीम लाई एग्जिम ने, और उसने कहा कि जितनी भी, जिसे कहा जाता है रियायती वित्त पोषण योजना, और एग्जिम ने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं,
जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, जैसे मान लो ईरान का चाबहार बंदरगाह, वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो कहा गया कि अगर भारतीय इन्वेस्टर जाता है, जैसे अडानी साहब चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्ट किए हैं, अगर कोई भारतीय इन्वेस्टर विदेश के किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाता है और वो भारत के लिए भविष्य में रणनीतिक रूप से भी उपयोगी हो सकता है, तो ऐसी इंडियन कंपनियों को हम ऋण प्रदान करेंगे इस योजना के तहत। जैसे हाल ही में मालदीव को एग्जिम बैंक द्वारा 5 करोड़ रुपए लोन की सहायता दिया गया, जो रक्षा वित्त पोषण के लिए दिया गया कि अपने डिफेंस से संबंधित आप कुछ रक्षा एसेट्स बनाइए, लेकिन उसे बनाने का ठेका किसको देना होगा? भारतीय कंपनी को देना होगा, मालदीव को। तो यह योजना के तहत दो काम किया जाता है। सीधे अगर कोई भारतीय कंपनी अपने किसी स्ट्रेटजिक में निवेश करना चाहती है, स्ट्रेटजिक इंफ्रा में, तो उस कंपनी की भी मदद करता है। साथ साथ कोई देश कहता है कि हमको मदद कीजिए, हम अपने यहाँ स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, तो इग्जिम उस देश को लोन देता है, सस्ता लोन देता है, लेकिन कहता है कि ठेका हमारे यहाँ की कंपनी को आपको देना होगा। तो यह सब काम इग्जिम करते रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक है, वैसे ही भारत में कृषि को बढ़ाने के लिए एक बैंक है नाबार्ड, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में। 1982 में एक व्यक्ति हुआ करते थे शिवरामन सिंह। इस शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर इस बैंक को बनाया गया था। 1881 में शिवरामन सिंह समिति बनी थी और उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर के लिए अलग से बैंक बनाइए, तो नाबार्ड बनाया गया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई शिवरामन सिंह समिति की रिपोर्ट पर। शिवरामन सिंह समिति बनी थी, शिवरामन सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में, और इसका उद्देश्य रखा गया कि कृषि क्षेत्र में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन देना, खेती किसानी के क्षेत्र में कम समय के लिए अधिक समय के लिए लोन देना, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए लोन देना। मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो कहाँ खोलेगा? गांव में जाकर के। आंवले से आंवले के जूस बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो यह ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कि नहीं? रूरल क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई कि नहीं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए भी लोन देता है यह नाबार्ड। साथ साथ देश में जितने भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड हैं, जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा देती है, तो नाबार्ड के ही फंड में रखा जाता है। फिर नाबार्ड अलग अलग परियोजनाओं को देता है। यानी मूल काम इसका यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन देना, साथ साथ रूरल एरिया में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बना रहे हैं उसके लिए लोन देना, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रियान्वयन करना, ताकि ग्रामीण डेवलपमेंट से जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनको पैसा दिया जा सके। यही नाबार्ड का मूल काम है। नाबार्ड इसके अलावा एक प्रोग्राम चलाता है जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कहा गया है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय बैंकों को नाबार्ड प्रोत्साहित करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दीजिए। कुछ यूं होता है कि जैसे मान लो एक गांव के लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, विशेष करके महिलाओं को, तो महिलाओं को क्या बना दिया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और बैंकों से कहता है नाबार्ड, इनको आप लोन दे दीजिए ताकि ये कुछ काम धंधा, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कताई बुनाई शुरू करें। तो बैंक कहते हैं हमारा पैसा डूब गया, तो नाबार्ड कहता है आप इन्हें लोन दीजिए, आपको जितना लोन देंगे उतना पैसा हम कौन दे देगा? नाबार्ड दे देगा। अर्थात नाबार्ड रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। साथ साथ नाबार्ड कहीं भी पूरा डायरेक्ट लोन नहीं देता है, नाबार्ड हर जगह रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम करता है। किसको कैसे समझाता हूं? जैसे मान लीजिए इतने बैंक हैं, ये संस्थान है जो लोन देते हैं किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करता है, रीजनल रूरल बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, सब कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते हैं। या आरबीआई किसी भी अन्य संस्था को अनुमोदित कर दे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा देंगे। जैसे सरकार ने इस बजट में कहा ना, हम 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में बांटेंगे, एग्रीकल्चर लोन के रूप में बांटेंगे, तो अब 20 लाख करोड़ रुपए सरकार दे देती है नाबार्ड को।
लेकिन आपके हाथ में लोन नाबार्ड नहीं देता। आप केसीसी बनवाने जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, तो आप नाबार्ड से नहीं मांगते, आप तो एसबीआई से मांगते हैं। होता क्या है कि नाबार्ड इनसे कहता है कि आप एग्रीकल्चर फाइनेंस कीजिए, हाथ खोल के कीजिए, जितना लोन आप इनको देंगे उतना ही लोन की फाइनेंस हम आपको कर देंगे। यानी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया इस बजट में नाबार्ड को दे दिया, और नाबार्ड इनसे कहेगा 20 सबको बांट देगा और कहेगा आप लोग लोन को आगे पास कीजिए। यानी नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, फाइनेंसिंग संस्थाओं को फाइनेंस कर रहा है, इसलिए नाबार्ड को कहा जाता है कि यह रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। एक चीज महत्वपूर्ण है, करंट की चीज है, अभी नाबार्ड ने एक नाबार्ड स्कीम 2022 लाई है, जिस नाबार्ड स्कीम 2022 के तहत नाबार्ड कह रहा है कि हम भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक है, आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनको लोन देंगे और इनसे कहेंगे कि आप किसानों को डेयरी की स्थापना के लिए लोन दे। इसके तहत नाबार्ड ने इन संस्थाओं को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इनसे कह रहा है कि इस 30,000 करोड़ रुपए को छोटे छोटे किसानों को दीजिए ताकि वो डेयरी की स्थापना करें। शर्त यह है कि जो डेयरी होगी वह देसी नस्ल के दुधारू पशु उसमें पाले जाएंगे, कम से कम 50 गायें तो होनी चाहिए, 50 गायों का इंस्टॉलमेंट है, नहीं 50 गाय पालिए। साथ साथ कह रहा है कि अगर डेयरी की स्थापना करने के लिए तो लोन ले ही लें, अगर कोई डेयरी के अलावा डेयरी से जुड़ी, खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों का भी शुरुआत करना चाहता है, जैसे कोई बर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चाहता है जो जैविक खादों में आती है, कोई दूध रखने के लिए फ्रिज खरीदना चाहता है, कोई डेयरी प्रोसेसिंग उपकरणों की खरीद करना चाहता है, दूध से मक्खन निकालने का, घी, दही, पैकिंग इत्यादि का, कोई डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधा यानी अपने दूध को शहर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी खरीदना चाहता है, डेयरी के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, कोई डेयरी पार्लर खोलना चाहता है। तो डेयरी पार्लर का मतलब नहीं गाय भैंस यहां सजने संवरने जाएंगी, मतलब डेयरी के लिए जितने भी वस्तुओं की जरूरत होती है बस उन सब की दुकान को डेयरी पार्लर कहते हैं। या कोई प्राइवेट, ठीक, पशु चिकित्सालय, जानवरों का हॉस्पिटल खोलना चाहता है, उनके लिए भी इस स्कीम से नाबार्ड पैसा देगा। इस स्कीम की जो 3-4 विशेषता है, बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोन दिया जाएगा उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ साथ डेयरी के संचालन के लिए सरकार कह रही है, नाबार्ड कह रहा है कि 25% पैसा खुद लेकर के आइए, शेष 75% आपको सरकार दे देगी। यानी अगर आपको 2 लाख रुपए लगा के डेयरी खोलना है तो सरकार कह रही है कि 50,000 की आप व्यवस्था कीजिए, 1.5 लाख रुपए हम देंगे, उस पर हम लोन, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मूलधन वापस लेंगे। सरकार का लक्ष्य है, नाबार्ड का लक्ष्य है कि 3 करोड़ किसानों को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये कहानी रही नाबार्ड की। ठीक उसी तरह एक बैंक है जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका एम है, इसकी स्थापना की गई कि भारत में एमएसएमई का विकास किया जाए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का विकास किया जाए। यह जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है यह भी रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, अर्थात भारत सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक, सिडबी को बना दिया। अब सिडबी से कहा जाता है कि आप अन्य बैंकों को लोन दीजिए, मान लो यह कोई बैंक हो गया एसबीआई, इसको लोन दीजिए। अब यह बैंक अन्य लोगों को, अन्य एमएसएमई को क्या कर देगा, लोन पास कर देगा। यानी सिडबी डायरेक्ट एमएसएमई को लोन नहीं दे रही है बल्कि फाइनेंस करने वाले एजेंसियों को लोन दे रही है। इसलिए सिडबी भी नाबार्ड की तरह एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। इस सिडबी की स्थापना में भारत सरकार का हिस्सेदारी 15.4% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 16.73% है, अदर संस्थानों की हिस्सेदारी 46.62% है, एलआईसी ने 25% पैसा लगाया है, नाबार्ड ने पैसा लगाया है और इतने लोगों ने मिलकर के सिडबी की स्थापना की है। सिडबी की ढेर सारी पहल है, इसको याद रखना चाहिए। सिडबी ने एक उद्योग आधार पहल शुरू की है एमएसएमई के लिए, उद्यमी मित्र पोर्टल शुरू किया है, क्रेडिट गारंटी फंड शुरू किया है, लघु उद्योग विकास फंड, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की है, उद्यमित्रा की शुरुआत की है, मुद्रा बैंक की शुरुआत की है, स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की है और माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड का भी निर्माण किया है। यह सारी सिडबी की पहल है, इसके बारे में नहीं जानना है, सिर्फ आपको जानना है कि कौन कौन सी पहल सिडबी की है। तो सिडबी इतनी पहल करती है।
इसी के साथ साथ सिडबी ने कोविड के समय एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया था जिसकी बड़ी तारीफ हुई थी। सिडबी ने प्रोग्राम चलाया था जिसे कहा गया स्टेट प्लस। क्या कहा गया था? स्टेट प्लस। इस प्रोग्राम को कहा गया था स्टेट प्लस, जो कोविड 19 के कारण शुरू किया गया था। तो इस स्टेट प्लस में प्रोग्राम के तहत सिडबी ने कहा कि हमारी जो एमएसएमई होंगी कोविड के समय, सभी एमएसएमई नहीं, वो एमएसएमई जो हैंड सैनिटाइजर बनाती हो, शू कवर बनाती हो, वेंटिलेटर बनाती हो, बॉडी सूट्स बनाती हो, मास्क बनाती हो, दस्ताने गॉगल्स बनाती हो, इन्हीं की तो जरूरत थी कोरोना में। तो इस स्टेट प्लस के तहत सिडबी ने कहा था कि इन एमएसएमई को हम जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं इन सबको हम 2 करोड़ का लोन देंगे, 48 घंटे के तहत लोन देंगे और विदाउट कोलेटरल लोन देंगे, और दिया भी। और भारत में आप देखते होंगे कि कोरोना के 1 महीने के अंदर हैंड सैनिटाइजर, शू कवर, वेंटिलेटर सब एकदम बाजार में भर गए थे। उसके पीछे स्टेट प्लस प्रोग्राम थी, बड़ी तारीफ हुई है, इसलिए इससे बहुत जल्दी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे एनएचबी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी एनएचबी एक्ट 1987 के तहत और 1988 में स्थापना हुई। इसका काम होता है कि यह बैंक जितने भी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियां हैं जो हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस करती हैं, उन सबको एनएचबी क्या करता है? मान लीजिए कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, डीएलएफ है, कोई कंपनी है, ठीक, उन सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एनएचबी लोन देता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाता है और उनकी निगरानी भी करता है कि ये ठीक से हाउसिंग सेक्टर में काम कर रही है। साथ साथ एनएचबी एक एनएचबी रेजिडेक्स का भी प्रकाशन करता है, जो एक प्रकार का इंडेक्स है, और वह इंडेक्स बताता है कि भारत के सभी शहरों में जो आवासीय युक्त जमीन है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव क्या क्या आ रहा है। अगर एनएचबी में एक अपडेट आया है कि 2019 तक इसमें 100% शेयर आरबीआई के हुआ करते थे, लेकिन 2019 से 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। ये है एनएचबी की कहानी। अब भारतीय बैंकों की कहानी है। अब एक बात बची है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसे हम पीएसएल कहते हैं। दरअसल इसकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है डायरेक्ट क्रेडिट, निर्देशित क्रेडिट। पहले से तय किया जाए कि बैंकों को इस सेक्टर में इतना लोन देना ही है। हुआ क्या, इसकी कहानी यह है कि 1969 में पब्लिक सेक्टर बैंकों की नेशनलाइजेशन जब होता है, राष्ट्रीयकरण जब होता है, तो गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव बैंकिंग की शुरुआत की, समावेशी बैंकिंग की शुरुआत की। मतलब किसान मजदूरों तक लोन पहुंचना चाहिए। इस इंक्लूसिव बैंकिंग के तहत भारत सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि वे क्षेत्र जो बैंकिंग सुविधाओं से अछूते रह गए थे उन तक हम बैंकिंग सर्विस को पहुंचाएंगे, और इसके लिए डायरेक्ट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया, निर्देशित क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। और इस डायरेक्ट क्रेडिट में कहा गया कि बैंक क्रेडिट जिन क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे, क्रेडिट देंगे। यह कॉन्सेप्ट आया और इसी कॉन्सेप्ट से उभर के आई पीएसएल की अवधारणा। और पीएसएल की अवधारणा में कहा गया कि सरकार उन क्षेत्रों को तय करेगी, यानी सरकार पहले से डिसाइड करेगी कि कौन से क्षेत्र कल्याण के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है, और बैंक इन क्षेत्रों को, जिसे सरकार पहले से तय कर लेगी, डिसाइड कर लेगी, इन्हें लोन देने में प्रायोरिटी बरतेंगे, प्राथमिकता बरतेंगे। इसलिए इन्हें प्राथमिक ऋण उधारी सेक्टर कहा गया, पीएसएल कहा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा गया। इसमें होता क्या है कि सरकार आरबीआई को सलाह देती है और आरबीआई बैंक को निर्देशित करती है, आरबीआई बैंक को निर्देशित करती है। इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कैटेगरी तय की गई है कि एग्रीकल्चर को लोन देना होगा, एमएसएमई को लोन देना होगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा, एजुकेशन लोन होगा, हाउसिंग होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगा। कहा गया कि भारत में जितने भी बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको अपने टोटल लोन का 40% हिस्सा इन सेक्टर को देना होगा। शेष अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां दे सकते हैं। इसी 40% को कहा गया पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कहा गया कि यह 40% पीएसएल के रूप में दे देंगे, शेष 60% जहां चाहे वहां जाए। कई क्षेत्रों के लिए पीएसएल 75% है, जहां जहां है वहां हमने बता दिया। तो यही है पीएसएल का कॉन्सेप्ट। अगर हम पीएसएल की बात करें तो
कहा गया है कि पीएसएल में कितना देना होगा, 40% देना होगा। और इस 40% में भी सरकार ने बांट दिया है कि जो इस 40% में बैंक जो 18% होगा, इस 40% के भीतर 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस को देंगे और इसके अलावा अदर सेक्टर को देंगे। अदर सेक्टर में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, एडवांस टू वीकर सेक्शन को लोन में प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ साथ कहा कि यह जो 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, इस 18% में 10% एग्रीकल्चर इंफ्रा में जाएगा, शेष 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को यानी लघु और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। तो यह है पीएसएल का कॉन्सेप्ट और यह है बैंकिंग सिस्टम आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो क्लास को यही ख़त्म करते हैं। इतना पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा, और मज़ा आ जाए तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।